हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज अपना है ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। सबसे पहले कि जो एक बोलते हैं ना, लोगों के अंदर एक वो फोमो होता है कि हमको मेंटरशिप कोर्स लेना है। मेरे पास भी काफ़ी मैसेज आए रिगार्डिंग कि सर आप मेंटरशिप कोर्स स्टार्ट कर दो, हमको आंसर चेक करके दे दो एंड ऑल। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि भाई चल क्या रहा है यार, ये मेंटरशिप के नाम पे या इवेल्युएशन के नाम पे। मतलब देखो, मेरे को यहाँ पे किसी को ना नेम नहीं करना है कि भाई इसने ऐसा चेक कर दिया या ये इतने पैसे ले रहा है। मेरे को नहीं मतलब है यार कौन कितने पैसे ले रहा है किसी भी चीज़ से, ठीक है ना। मेरे को बस इतना है, आपको लोगों को ये बताना है कि यार आप लोग सही चीज़ फॉलो करो, आप है ना मतलब मिसगाइड ना नहीं रहो। मेरा बस यही पर्पस है। तो सबसे पहले इवैल्यूएशन देखते हैं, या देखते हो क्या चीज़ बता रहे हैं सोशियोलॉजी में। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ पावर एलीट इन अ डेमोक्रेसी। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में दो वेरिएबल है, पावर एलीट और डेमोक्रेसी, ठीक है ना। तो और क्वेश्चन में पहला बात क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंस पूछ रहा है। तो अपने को पहले इंपॉर्टेंस बतानी है, और डिस्कस कीवर्ड है तो नेगेटिव बात बाद में बतानी है, नेगेटिव या डिसफंक्शन अपने को बाद में बताना है, ठीक है, या लिमिटेशन बाद में बताना है, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन में आप पावर रेट को डिफाइन करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि ये कीवर्ड है अपने डायरेक्टली सिलेबस में। तो देखते हैं जो एस्पिरेंट है उसने क्या किया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एलिट रेफर्स टू स्मॉल ग्रुप हु wield a disproportionate पावर एंड इन्फ्लुएंस सोसाइटी थ्रू की इंस्टीट्यूशंस लाइक गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन एंड मीडिया। इसने डिफाइन कर दिया। बट मैंने अभी तक आपको जितने भी 10 मार्कर बताया, मैंने उनमें आपको हमेशा कहा है कि अगर आप 10 मार्कर लिख रहे हो, डेफिनेशन लिख रहे हो, तो स्कॉलरली डेफिनेशन लिखो। और यह पावर रिलेट तो अपने सिलेबस में डायरेक्टली मैंशनड है, तो अपने को यहाँ पे स्कॉलरली डेफिनेशन लिखनी थी। जो यहाँ पे मिसिंग है, द पर्सन हु हैज़ इवैल्यूएटेड, उसने बस टिक मार दिया, ठीक है। फिर क्या लिखा है, एज पर सी राइट मिल्स दीज पावर एलिट wield सिग्निफिकेंट पावर इन अमेरिकन सोसाइटी एंड दे अंडरमाइन डेमोक्रेसी बाय कॉन्सेंट्रेटिंग पावर। अब ये बोल रहा है कि इसको इंट्रोडक्शन में लिखो। बट एक बात बताओ, ये तो कॉन्टेक्चुअल हो गया ना थोड़ा सा, कि CW मिल्स में बोला है कि पावर एलिट है ना, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट पावर होती है उनके पास अमेरिकन सोसाइटी में। ये भी इतना इफेक्टिव या सटीक इंट्रो नहीं बना जो अपन देखते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इंट्रोडक्शन में मान लेता हूँ ठीक लिखा है इसने। फिर क्वेश्चन में पहली चीज़ क्या, डिस्कस द इंपॉर्टेंस। और जो एस्पिरेंट है उसने पहले क्या लिखा है, नेगेटिव्स ऑफ पावर एलीट। तो पहले तो आपको इंपॉर्टेंस लिखनी होगी ना, और इंपॉर्टेंस लिखनी है, और यहाँ पे इसने क्या लिखा, फिर पॉजिटिव्स लिख दिया। यहाँ पे भी सब हेडिंग लिखी नहीं कि इंपॉर्टेंस लिखनी है अपने को पावर एलीट की। तो आप समझ रहे हो कि बच्चे ने तो गलती की, बच्चा गलती करेगा क्योंकि उसको नहीं आ रहा है यार, जब भी उसने आपको पैसे दिए हैं, ठीक है ना। और आप जो भी देख रहे हो, आपने भी कहीं ना कहीं पैसे दिए होंगे। क्यों दिए होंगे? क्योंकि आपको चीज़ें नहीं पता है, आपको नहीं स्ट्रक्चरिंग करना आता, यही रीज़न है। बट जो इवैल्यूएट कर रहा है उसको नहीं पता भाई कि उसने नहीं लिखा यहाँ कि भाई पहले ये लिख बाद में ये लिख। तो ये ब्लंडर है या नहीं, आप मेरे को खुद बताना, ठीक है। क्योंकि एग्जाम ने पहले नेगेटिव देखेगा और आपने इंपॉर्टेंस पूछ रखा है, तो वैसे भी नंबर नहीं देगा यार, क्योंकि उसको 1 मिनट के अंदर ही पूरा आंसर गो थ्रू कर लेगा। आपने 10 मिनट लगा के लिखा है, वो 1 मिनट या आधा मिनट में चेक करके निकल जाएगा। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके मार्क्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो नेगेटिव्स ऑफ पावर रिलेटेड में इसने 2 स्कॉलर्स लिख दिए। चलो ठीक है, मैं कंटेंट पे जा ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि कंटेंट देखो आप सीख लोगे, आप धीरे धीरे सीख लोगे, आप यहाँ से सीख लोगे, आप कहीं से भी सीख लोगे। गेम कंटेंट का है ही नहीं यार, गेम है रेलेवेंस का, कि जो आप लिख रहे हो, ठीक है, वो सही लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, आप स्ट्रक्चरिंग प्रॉपर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप जो डिमांड है उसको एड्रेस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है। फिर सेकंड इसने लिखा है पॉजिटिव्स ऑफ पावर एलिट्स। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, इन्फ्लुएंस, एक्सपर्टीज, रिसोर्सेज। मैं अंदर नहीं जा रहा क्या लिखा है, बट एक बात बताओ, ये तो सिर्फ पॉइंट्स हुए ना। अपन जब भी PYQ डिस्कस करते हैं, अपन 2 चीज़ों की बात करते हैं, इफेक्टिव एक्सप्रेशन एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। चलो मान लिया ये एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है, इसने 3 पॉइंट लिख दिए, ठीक है ना। बट इफेक्टिवनेस कहाँ है यार, एग्जाम्पल्स कहाँ है, एग्जाम्पल्स मिसिंग है। पर इवेल्युएटर ने जो भी था लिखा गुड रेलेवेंट पॉइंट्स, ठीक है, और डिसेंट करके ख़त्म कर दिया। मैं अभी जा भी नहीं रहा कंटेंट में उसने क्या लिखा है ना, मैं रीड कर रहा हूँ। बट आपने देखा स्ट्रक्चरिंग में क्या ब्लंडर है, पहले इंपॉर्टेंस लिखना था, स्टूडेंट ने पहले नेगेटिव्स लिखा है, ठीक है, और फिर पॉजिटिव्स लिखा है, स्ट्रक्चरिंग में गड़बड़ की। फिर देखो ऊपर क्या लिखा है, गुड कंटेंट, प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग, एंड कितने मार्क्स दिए हैं, 6 मार्क्स आउट ऑफ 10। तो डू यू थिंक कि UPSC में जो एग्जामिनर बैठा है, जो 25-30 साल से ना सोशियोलॉजी पढ़ रहा है, या 40 साल से सोशियोलॉजी पढ़ रहा है, वो यहाँ पे मार्क्स देगा स्ट्रक्चरिंग में? क्योंकि देखो यार, ये ना डायरेक्ट सिलेबस से टॉपिक है कि पावर एलीट का रोल क्या है डेमोक्रेसी में। तो अगर आपके पास यहाँ एग्जाम्पल्स नहीं है, यहाँ आपके पास अच्छे कीवर्ड्स नहीं है, यहाँ आप नहीं लिख रहे हो सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स होता है, तो वो नंबर नहीं देगा यार, क्योंकि उसके पास और हज़ारों कॉपी है, आप नहीं लोगे तो दूसरा ले लेगा। तो समझ रहे हो क्या ब्लंडर है यहाँ पे, ठीक है ना। एक कॉपी एक आंसर और देखते हैं अपन, ठीक है। ये दोनों जो मैंने आंसर्स लगाए ना, डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग्स में इवेल्युएटेड है, ठीक है ना, काफ़ी पॉपुलर कोचिंग्स है, ठीक है ना। चलो नाम नहीं बता रहा, क्योंकि यार मेरे को है ना कोई कंपटीशन नहीं करना उन लोगों से, ना मेरे को खुद का कोर्स बेचना है,
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर हेल्ड दैट ब्यूरोक्रेसी हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम आयरन केज, कमेंट, और ये 10 मार्कर है। तो इंट्रोडक्शन में जो भी जिसने इवेल्युएट किया उसने लिखा है मेंशन बुक, तो चलो रीड कर लेते हैं इंट्रोडक्शन क्या लिखा है एस्पिरेंट ने। वेबर डिफाइंड ब्यूरोक्रेसी एज अ हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन डिजाइंड रैशनली टू कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ मैनी इंडिविजुअल्स इन द परस्यूट ऑफ लार्ज स्केल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क एंड ऑर्गेनाइज्ड गोल्स। तो ये ना इसने एक जेनरिक डेफिनेशन लिख दी है, ठीक है। अब जो इवेल्यूएटर है उसने कहा कि आप है ना करेक्टरिस्टिक्स लिखो और मेंशन करो बुक। अब एक मुझे बात बताना, अपन ने जब प्रोटेस्टेंट एथिक्स का देखा था, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है, क्योंकि यार देखो मैं रेफरेंस अपने वीडियो से ही बता सकता हूँ कि मैंने आपको चीज़ें बताई है। मैं अब बोलूँगा कि इसमें ये करना था तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे फिर कॉम्पीट करने लग गया लोगों से कि इन लोगों ने ये नहीं बताया, मैंने वो बताया। बट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे लिखना है। मैंने आपको प्रोटेस्टेंट एथिक्स के टाइम पे एक चीज़ बताई थी कि मैक्स वेबर की सोशियोलॉजी है क्या है कि सोशल एक्शन है ना उससे ही स्ट्रक्चर बनेगा। अपन ने कोलमैन बोर्ड का डायग्राम भी देखा था, है ना, आपको याद हो तो एक बात तो अपन वो चीज़ यहाँ नहीं लिख सकते ब्यूरोक्रेसी में, कि ब्यूरोक्रेसी इज मैनिफेस्टेशन ऑफ व्हाट, लीगल रैशनल सोशल एक्शन। आप बुक लिख रहे हो ठीक है, बट आपको ये चीज़ भी तो लिखनी पड़ेगी क्योंकि कोर है जो, मतलब पता है, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि लिमिटेशन क्या है आंसर राइटिंग जो प्रोग्राम है ना, किसी का भी हो यार, ठीक है ना। बट अपनी लर्निंग नहीं हो रही ना, अपने पैसे यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है ना। चलो फिर आगे देखते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको समझ में आया, चलो फिर ब्यूरोक्रेसी हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम आयरन केज, चलो ठीक है, सब हेडिंग अच्छी है। फिर पहला पॉइंट लिखा है रैशनलाइजेशन, ओवर रैशनलाइजेशन, चलो ठीक है चलेंगे। यहाँ पे इसने लिख दिया क्रिएटिविटी वगैरह नहीं होती, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, 2 रिमार्क्स दिए हैं, एड गोल डिस्प्लेसमेंट इम्पर्सनैलिटी, ठीक है ना, ओके। और फिर यहाँ लिखा है रेलेवेंट आर्ग्यूमेंट्स, और यहाँ 5 आउट ऑफ 10 मार्क्स दे दिए, और कंक्लूजन में लिख दिया एड इंडियन कॉन्टेक्स्ट मिशन कर्मयोगी, ठीक है। तो एक चीज़ मुझे बताओ, क्वेश्चन क्या है, मैक्स वेबर हेल्ड। अब मैं आपको कहूँ कि भाई आप है ना, आपको स्कॉलर हो, आपने एक थ्योरी दी, ठीक है ना, आपने कोई XYZ थ्योरी दी, तो मैं आपको कहूँगा थ्योरम को प्रूफ करो, ठीक है ना। तो आप खुद का थ्योरम ही तो प्रूफ करोगे, आप किसी दूसरे XYZ बंदे का नाम नहीं लिखोगे ना। तो यहाँ देखो एस्पिरेंट ने क्या मिस्टेक किया है, इसने ना रिचुअलिज्म लिख दिया मर्टन, एलिनेशन लिख दिया कार्ल मार्क्स। बट भाई यहाँ पे ये तो देखो कि वो मैक्स वेबर से रिलेट करके पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आप सेकंड या थर्ड पॉइंट में ही है ना, मतलब डाइवर्ट हो रहे हो, और जो इवेल्युएटर वो नहीं बता रहा है आपको। अगर ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना, तो भाई ये ब्लंडर है यहाँ पे। एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट होगा वहाँ यूपीएससी में, क्योंकि उसको यार आधा मिनट मिलता है कॉपी चेक करने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं, कॉपी का एक आंसर चेक करने के लिए, इससे ज़्यादा उसके पास टाइम नहीं है। आपकी कॉपी वो ऐसे ऐसे नहीं रीड करेगा, वो ऐसे रीड करता है वर्टिकली। अगर उसको वर्टिकली में मर्टन दिख गया, मार्क्स दिख गया वेबर के क्वेश्चन में, तो नंबर क्यों देगा वो, आप खुद सोचना एज ए एग्जामिनर, ठीक है ना। चलो फिर रेड टेपिज्म हो गया, हायरार्किकल लिमिटेशन हो गई, क्रिएटिविटी हो गई, इनोवेशन हो गया, चलो ठीक है ना। अब देखो रिपीटेशन देखना एक चीज़, यहाँ क्या लिखा है, इनोवेशन, ठीक है, और यहाँ देखो क्रिएटिविटी, मतलब रिपीटेटिव पॉइंट लग रहा है यहाँ पे, ऐसे नहीं कि ना कुछ फिक्स्ड चीज़ बता दी है। मैं आपको यहाँ आंसर नहीं बता रहा हूँ कि इसको ऐसे लिखना था, इसमें ये और लिख सकते थे, मैं आपको स्ट्रक्चरिंग में जो ब्लंडर हो रहा है ना वो बता रहा हूँ, ठीक है ना। और बाकी एग्जाम्पल्स कंटेंट तो मिसिंग है ही है, ठीक है। अब देखो अपना फर्स्ट पार्ट हो गया कि फर्स्ट पार्ट में भी इसने प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं किया है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। अब एक चीज़ बताओ मुझे, क्वेश्चन है मैक्स वेबर हेल्ड दैट ब्यूरोक्रेसी हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम आयरन केज। इसका सिंपल सा क्या मतलब है कि मैक्स वेबर ने ये बोला, ठीक है, मैक्स वेबर ने ये बोला कि ब्यूरोक्रेसी है ना वो आयरन केज बन जाएगी, ठीक है। तो इसमें 2 डायमेंशन क्या बनेंगे कि आयरन केज बनेगी, ठीक है, या नहीं बनेगी, इतना ही है ना। तो फर्स्ट इसने हेडिंग लिख दी कि ब्यूरोक्रेसी आयरन केज बन जाएगी, चलो ये वाली सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरी क्या बनेगी कि ब्यूरोक्रेसी आयरन केज नहीं बनती, तो इसने क्या लिखा हुआ है, हाउएवर ब्यूरोक्रेसी इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर मॉडर्न सोसाइटी। भाई बेनिफिशियल और नॉट बेनिफिशियल तो मैंने पूछा ही नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ आयरन केज बन सकती है नहीं बन सकती, ये बताओ, ये होगा डायमेंशन, ठीक है ना। डायमेंशन क्या होगा कि आयरन केज नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि है ना आजकल ना ब्यूरोक्रेसी है ना आयरन केज की जगह ना वेलफेयरिज्म में एंगेज्ड होती है। वेलफेयरिज्म का क्या मतलब होता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए अबाइड होती है। अब इसमें आप एग्जांपल डाल सकते हो, इंडिया के कितने आईएएस ऑफिसर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, टीना डाबी का डाल सकते हो, नॉर्थ ईस्ट में जिसने 100 किलोमीटर की रोड बनाई वो डाल सकते हो, ठीक है। आपको लगता है कि ना ये लोग आयरन केज में बंद थे जब इन्होंने ये काम किया, तो यार एग्जाम्पल्स डालो यार, यहाँ पे इंडिया से एग्जाम्पल्स डालो, इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स, जरूरी नहीं ना एग्जाम्पल सिर्फ एथिक्स में यूज़ करो आप, ठीक है। दूसरा देखो इमोशनल इंटेलिजेंस है। अब यहाँ पे अपन ने देखो ये देखा कि ओवर रैशनलाइजेशन हो रहा है, रैशनलिटी अपने दिमाग पे ना मतलब हावी हो रही है, ठीक है। बट इमोशनल इंटेलिजेंस भी तो आ रहा है आजकल, आईएएस ऑफिसर्स को इमोशनल इंटेलिजेंस होना ज़रूरी है एडमिनिस्ट्रेशन में, जब भी तो है ना वो इक्विटी को इंश्योर करेंगे। तो ये भी आप लिख सकते हो, इसमें भी एग्जांपल्स डाल सकते हो। तो समझ रहे हो डायमेंशन ये होगा ही नहीं, बट जो इवेल्युएटर था उसने 5 में से 10 नंबर दे दिए, हाफ नंबर दे दिए, खत्म, और कंक्लूजन में लिख दिया कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट से रिलेट कर दो।
भाई इंडियन कॉन्टेक्स्ट से कैसे रिलेट करोगे आयरन केज को, ये तो बताओ। तो क्लैरिटी मिल रही है कि क्या ब्लंडर हो रहा है यहाँ पे। अब मैं भी चाहता, मैं भी स्टार्ट कर देता, मैं भी पैसे कमा लेता, बट मेरे को नहीं करना है, क्योंकि इससे हेल्प नहीं होगी यार आपकी 2-3 अटेम्प्ट चल जाएंगे और सोशियोलॉजी में मार्क्स आएंगे नहीं 200 220 से ज़्यादा, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले प्रॉब्लम तो है क्रेडिबिलिटी की, कि आपको यही नहीं पता आपका आंसर कौन इवेल्युएट कर रहा है। आप बस वो एक फेस देख के ना एडमिशन ले लेते हो कि यार यहाँ से रैंक 5 आया, यहाँ से रैंक 6 आया, यहाँ से रैंक 7 आया, उसके 320 नंबर है सोशियोलॉजी में, उसने एक बार बोल दिया कि मैंने यहाँ से लिया है तो चलो अपन भी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यार क्रेडिबिलिटी उस चीज़ की देखो कि आपका आंसर इवेल्युएट कौन कर रहा है, ठीक है ना, उसके कितने मार्क्स है सोशियोलॉजी में, ठीक है ना। और ये क्या था, इंटरव्यू टैग सपोज करो आपने किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, वहाँ पे आपको जो उस प्लेटफॉर्म का फेस है वो बोल रहा है कि यार मैं इंटरव्यू अपीयर्ड हूँ। भाई ठीक है यार, तू इंटरव्यू अपीयर्ड है, बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन इंटरव्यू अपीयर्ड एंड सोशियोलॉजी मार्क्स। एक बात बताओ, किसी के 200 नंबर ही आए हो, ठीक है, और वो इंटरव्यू अपीयर्ड हो गया क्योंकि उसके जीएस में अच्छे मार्क्स है। अब वो आपको सोशियोलॉजी में बता रहा है ऐसे लिखो, बट उसके खुद के नंबर नहीं आए हैं सोशियोलॉजी में, ठीक है ना। तो यार ये प्रॉब्लम है, आपको खुद है ना उससे पूछना पड़ेगा, या फिर ये पूछो कि भाई जो इवेल्युएटर है, जो कामचोर इवेल्युएटर है, जो ऐसे चेक कर रहा है, ठीक है ना, वो कौन है यार, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, ये तो पूछो। क्योंकि अगर आप जो आपका चेक कर रहा है उसको ही नहीं पता कि भाई इसमें डायमेंशन क्या बनेगा, ठीक है, या फिर है ना यहाँ पे पहले कौन सा एस्पेक्ट आएगा, तो आपको क्या बताएगा यार, यही प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि देखो मेरे को तो कुछ नहीं जाएगा, मैं तो यहाँ पे है ना आपको बता के चला जाऊँगा, जो 10 20 50 लोग जो देखते हो देख लेंगे, बट जो बाकी लोग हैं उनका लॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो अब इसका मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, हाँ, क्या आपको लगता है कि मैं यहाँ पे कोर्स बेचने बैठा हूँ यहाँ पे, या मेंटरशिप स्टार्ट करने को बैठा हूँ। मेरे पास रोज़ मैसेज आते हैं टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे कि सर आप मेंटरशिप वगैरह स्टार्ट कर दो, आप मोनेटाइज कर दो, हमको नहीं समझ आ रहा है, ठीक है ना। या फिर आपके माइंड में मेरे को सेल्फ डाउट क्रिएट करना है कि यार सब लोग टाइम पास कर रहे हैं, सब लोग पागल बना रहे हैं। नहीं यार, मेरे को आपको ये बताना है कि यार ये मिस्टेक मैंने भी पहले कमिट किया, मैंने भी ये ना टेस्ट सीरीज़ वगैरह ली थी, मेरे को भी यही फीडबैक मिला था और रैंडम फीडबैक मिला था, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, एक वो सूडो कॉन्फिडेंस आता है। सूडो कॉन्फिडेंस का क्या मतलब, यार मेरे तो है ना 10 में से 5 नंबर आ रहे हैं, 10 में से 6 नंबर आ रहे हैं, मतलब आराम से अपने 120 130 नंबर तो आ ही जाएंगे 250 में से, ठीक है ना। तो यार ऐसे नहीं होता है। अगर आप खुद बताना, अगर आप ये सेम आंसर एग्जाम में लिखोगे तो एग्जामिनर के पास बहुत विजडम है यार, ठीक है ना। अपन जितने साल के नहीं उतने साल से सोशियोलॉजी पढ़ा रहा है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और मेरा पर्पस यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज़ करना नहीं है, जो मैंने नाम वगैरह नहीं लगाया उन कोचिंग के जिनके भी थे, बट आपको बताना है कि यार आपके पेरेंट्स का हार्ड अर्न मनी है तो उसको वेस्ट मत करो और चैनलाइज करो अच्छे से, ठीक है ना। तो यही पर्पस है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, मेरे पास तो देखो एक ही सॉल्यूशन है कि आप PYQ सीरीज़ देखो अच्छे से। और मैंने अपनी क्रेडिबिलिटी आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दी थी कि मेरे कितने सोशियोलॉजी में मार्क्स हैं, मेरा क्या बैकग्राउंड है, मेरे पास मैं JRF क्वालिफाइड हूँ, ठीक है ना, जो हाईएस्ट एग्जाम होता है सोशियोलॉजी में, ठीक है। तो यही यार जो है आपको है ना अच्छे से देखना है, और इसको भी कैसे यूटिलाइज़ करना है वो बता देता हूँ थोड़ा बहुत। कि सबसे पहले तो यार खुद से लिखो आंसर्स, खुद से लिखो PYQ को, आपको नहीं यार फिर भी लिखो, देख के लिखो। उससे क्या होगा, आपका जो इनर्शिया होता है ना वो खत्म होगा। वो इनर्शिया खत्म हो गया, फिर आप वीडियो देखो और वीडियो से इम्प्रूव करो कि यार मैंने ऐसे लिखा है बट इसको ऐसे भी लिख सकते थे, एग्जाम्पल और बेटर तरीके से डाल सकते थे, ठीक है ना। और फिर ट्रस्ट करो प्रोसेस को। ट्रस्ट करो प्रोसेस का क्या मतलब है कि बस ये रिपीट करते जाओगे ना तो देखना बहुत इंप्रूवमेंट होगा। क्योंकि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि यार मैंने तो अभी तक सिलेबस पढ़ा ही नहीं है पेपर 2 का, मैं कैसे आंसर लिख दूँ, ठीक है ना। मैं तो सिलेबस पढ़ा ही नहीं, पर मैं पेपर 2 का आंसर कैसे लिखूँ। तो यार सिलेबस आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, आपके पास कंटेंट कभी नहीं होगा। आपने देखा इस साल का पेपर 2 भी, वो भी कितना टफ आया था, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यार सिलेबस कभी नहीं होता अपना, पर आपको क्या, आपको वे ऑफ राइटिंग आना चाहिए। अगर आपको वे ऑफ राइटिंग आ रहा है ना, देखो यहाँ पे भी मैंने लिख रखा है कि ना स्ट्रक्चरिंग में और सिलेबस में बहुत फर्क होता है यार, स्ट्रक्चरिंग और कंटेंट में। अगर आपको स्ट्रक्चरिंग आती है ना तो आप कंटेंट धीरे धीरे सीख जाओगे, और स्ट्रक्चरिंग सीखने के लिए रोज़ थोड़ा करके इंप्रूव करना होता है। कि अगर क्वेश्चन में डिस्कस आ गया तो आपको कैसे लिखना है, क्वेश्चन में डिफरेंशिएट आ गया तो आपको कैसे लिखना है, क्वेश्चन में क्रिटिकली एग्जामिन या कमेंट आ गया तो आपको कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है। तो वो आप सोचते हो कि मैं पढ़ लूँगा और लिख दूंगा तो गेम नहीं बनेगा यार यहाँ पे। क्योंकि आजकल है ना इंटरनेट को आप है ना इंटरनेट का पॉजिटिव बोलो या नेगेटिव बोलो, आजकल सब लोगों के पास कंटेंट है यार, ठीक है ना। सिर्फ आपके पास नहीं, सबके पास अच्छा कंटेंट है, सबके पास AI है। तो ये मत सोचो कि आप कंटेंट अच्छा लिख के आ जाओगे तो चलेगा। वो एग्जामिनर को आपसे ज़्यादा कंटेंट आता है, बट वो आपका वे ऑफ राइटिंग देख रहा है, जब भी वो आपसे ना इतने सारे पेपर्स कंटिन्यूसली लिखवा रहा है। क्योंकि उसको आपका अंदर का जो स्किल है ना वो देखना है, आपका रटने की क्षमता नहीं देखनी है, ठीक है ना। तो यही कहूँगा मैं आपको। बाकी आपको कुछ प्रॉब्लम फेस हो तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, और ऑनेस्टली बताना कि चीज़ समझ में आई या नहीं आई, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। और यार मैंने ना नेक्स्ट वीडियो, मतलब वो नेक्स्ट PYQ का भी वो कंटेंट लिख तो रखा है, बट है ना अपन
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये लंबा हो जाएगा वीडियो यार, ठीक है ना। और जैसे कि मैं एक एग्जांपल और बताता हूँ आपको, ठीक है। जैसे ये टॉपिक है, ठीक है, मैंने इसको डिस्कस कर रखा है, अंडरलाइन द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन कॉन्टेम्प्रेरी सोशल मूवमेंट, है ना। तो यार एक चीज़ ध्यान रखना, अब यहाँ पे ना लोग बहुत मिस कर देंगे कॉन्टेम्प्रेरी सोशल मूवमेंट में, लोग पुराने एग्जाम्पल्स देते रहेंगे और जो इवैल्यूएटर होगा वो भी बोलते हैं हाँ सही है भाई एग्जाम्पल लिख दिए। तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना स्पेसिफिकली, ठीक है ना, कॉन्टेम्प्रेरी सोशल मूवमेंट और डिस्क्राइब इट्स चैलेंजेस और रोल, तो रोल में आपको कोई भी ये नहीं बताएगा कि यार ऐसे स्ट्रक्चरिंग कर सकते हो, ये एक निमोनिक है इसका, ठीक है ना। सिविल सर्वेंट ऑफ गुजरात बनना है तो आपको पीएमएफ पढ़ना पड़ेगा। तो क्लैरिटी मिल रही है कि यार आपको करना क्या है, रैंडमली चीज़ों के पीछे मत भागो। एक और रेड पेन का टिक लगाने के लिए, एक रेड पेन का टिक लग जाए उसके लिए ना अपने पैसे बर्बाद मत करो, एकदम इफेक्टिव चीज़ लिखो। बस मेरा तो यही सजेशन रहेगा। बाकी आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो रही हो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, अपन है ना डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ो, ऑल द बेस्ट, और लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चलो चलते हैं, टाटा।